गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता सिंह, लेक्चरर बायोलॉजी। आज आपको लवक या प्लास्टिड के बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखिए, प्लास्टिड या लवक क्या है, ठीक है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि ये ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है प्लास्टिकास, उससे बना हुआ है। प्लास्टिड प्लास्टिकास से बना है। तो प्लास्टिकास का क्या अर्थ होता है? बनाया हुआ या ढाला हुआ। देखिए, प्लास्टिड ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा शब्द? प्लास्टिकास से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? बनाया हुआ या ढाला हुआ। जिसका अर्थ क्या होता है? बनाया हुआ या ढाला हुआ। अब देखिए, प्लास्टिड के खोजकर्ता की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम खोज किसने की प्लास्टिड की? सर्वप्रथम प्लास्टिड की खोज करने का श्रेय हैकल को जाता है। इन्होंने 1865 में सबसे पहले प्लास्टिड की खोज की। ओके, इसके अलावा AFW सिम्पर ने 1885 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला प्लास्टिड है, उसे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नाम दिया। सिम्पर ने हरित जो लवक होते हैं उनके अंदर उपस्थित वर्णकों के आधार पर उन्हें 3 भागों में क्लासिफाई किया, 3 भागों में बांटा। कौन कौन से थे उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ये समझ में आया प्लास्टिड किससे बना है? ग्रीक भाषा का शब्द प्लास्टिकास, जिसका अर्थ होता है बनाया हुआ या ढाला हुआ। खोजकर्ता हैकल 1865 में 1865 में खोज हुई। AFW सिम्पर ने 1885 में प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले लवक को क्या नाम दिया? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। अब देखिए, सिम्पर ने लवक में उपस्थित वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लवकों को 3 भागों में क्लासिफाई किया, 3 टाइप से क्लासिफाई किया। कौन कौन से थे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, जो प्लास्टिड होता है 3 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं? देखिए, लवक की प्रेजेंस के आधार पर जो लवक होते हैं उसमें उपस्थित वर्णकों की प्रेजेंस के आधार पर लवक को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 आता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, इसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा आता है वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। थर्ड नंबर पे आता है हरित लवक। एक क्या होता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। वर्णक की उपस्थिति के आधार पर लवकों को 3 भागों में बांटा गया है। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अवर्णी लवक कैसे होते हैं, इनमें वर्णक नहीं पाए जाते, वर्णकों का अभाव होता है। अवर्णी लवकों के अंदर भोजन संग्रहित रहता है और भोजन संग्रहण के आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया गया है। भोजन संग्रहण के आधार पर इन्हें 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। किसको?
अवर्णी लवक को। देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 आता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट भोजन संग्रहण के आधार पर इन्हें 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एमाइलोप्लास्ट, लिपिडोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, लिपिडोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट भोजन संग्रहण के आधार पर मैंने आपको बताया कि अवर्णी लवक में क्या होता है, खाद्य पदार्थ संग्रहित रहता है और खाद्य पदार्थ के संग्रहण के आधार पर इन्हें 3 टाइप्स में बांटा गया है। एमाइलोप्लास्ट, देखिए एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का संग्रह होता है। स्टार्च का संग्रह होता है। इसके एग्जाम्पल जो स्टार्च का संग्रह करते हैं जैसे आलू, चावल, इनके अंदर क्या रहता है, स्टार्च रहता है। स्टार्च का संग्रह करने वाले आलू और चावल। अब देखिए लिपिडोप्लास्ट की बात करते हैं अपन। लिपिडोप्लास्ट में जो खाद्य पदार्थ संग्रहित रहता है वो वसा के रूप में संग्रहित रहता है या लिपिड के रूप में संग्रहित रहता है। लिपिड का संग्रह, किसका संग्रह, लिपिड का संग्रह। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सरसों और मूंगफली। सरसों और मूंगफली। अब देखिए लिपिडोप्लास्ट हो गया, लिपिड का संग्रह करके रखते हैं, जबकि प्रोटीनोप्लास्ट किसका संग्रह करते हैं, प्रोटीन का संग्रह होता है इनके अंदर। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा सभी दालें। सभी दालों के अंदर किसका संग्रह रहता है, प्रोटीन का संग्रह रहता है। समझ में आया। अवर्णी लवक में वर्णकों का अभाव होता है। अवर्णी लवकों में भोजन संग्रहित रहता है और भोजन संग्रहण के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रह करके रखते हैं, आलू और चावल। लिपिडोप्लास्ट लिपिड का संग्रह होता है, सरसों और मूंगफली। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह होता है, सभी दालें जो हैं उनमें प्रोटीन संग्रहित रहता है। ओके, अब अपन बात करते हैं वर्णी लवक की। वर्णी लवक दूसरे नंबर पर कौन आता है, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। देखिए वर्णी लवक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वर्णक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हरे रंग के वर्णक को छोड़कर अन्य सभी वर्णक पाए जाते हैं। वर्णी लवक में हरे रंग का वर्णक नहीं पाया जाता। हरे रंग का वर्णक कहाँ पर पाया जाता है, हरित लवक के अंदर पाया जाता है। तो वर्णी लवक अपन पढ़ रहे हैं। और वर्णी लवक किन्हें कहा जाता है, इनमें वर्णक पाए जाते हैं, हरे रंग के वर्णक को छोड़कर अन्य सभी वर्णक प्रेजेंट होते हैं वर्णी लवक के अंदर, जो फलों को, सब्जियों को, फूलों को रंग प्रदान करते हैं। जैसे देखिए लाइकोपिन, लाइकोपिन वर्णक है। ये क्या करता है, ये कैसा होता है, इसकी चर्चा करें। जो लाइकोपिन वर्णक होता है वो चमकीला लाल या नारंगी रंग का होता है। लाइकोपिन वर्णक कैसा होता है, चमकीला लाल या नारंगी रंग का वर्णक होता है। इसमें हरे रंग का वर्णक नहीं पाया जाता। कैसा होता है ये, चमकीला लाल या नारंगी कलर का होता है। देखिए फाइकोसाइनिन वर्णक, फाइकोइरिथ्रिन वर्णक। फाइकोसाइनिन वर्णक होता है वो नीले रंग का होता है। फाइकोसाइनिन ये नीले रंग का वर्णक होता है। इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। फाइकोइरिथ्रिन
फाइकोइरिथ्रिन ये हल्का लाल रंग का होता है, हल्के लाल रंग का वर्णक होता है फाइकोइरिथ्रिन। इसके अलावा हिमेटोक्रोम वर्णक भी प्रेजेंट होता है। हिमेटोक्रोम, ये हिमेटोक्रोम कैसा होता है? ये रक्त के समान लाल होता है, रक्त के समान लाल रंग का होता है। लेकिन रक्त में तो क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन ये क्या है? हिमेटोक्रोम है, ये रक्त के समान लाल रंग का होता है। इसके अलावा एक और आता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल, इसका कलर कैसा होता है? ज़ैंथोफिल पीले भूरे रंग का होता है, पीले व भूरे रंग का होता है, पीला व भूरा रंग होता है। किसका? ज़ैंथोफिल वर्णक का। देखिए जो वर्णी लवक होते हैं उनमें वर्णक पाए जाते हैं और हरे रंग के अलावा और सारे वर्णक इनमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे ज़ैंथोफिल पीले व भूरे रंग का होता है, लाइकोपिन चमकीला लाल व नारंगी रंग का होता है, फाइकोसाइनिन नीले रंग का होता है, फाइकोइरिथ्रिन हल्का लाल रंग का होता है और हिमेटोक्रोम रक्त के समान लाल रंग का होता है। तो ये समझ में आया वर्णी लवक। अब अपन बात करते हैं हरित लवक की। हरित लवक जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, इसकी अपन बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, देखिए इसके खोजकर्ता की बात की जाए, हरित लवक की खोज किसने की? मैंने आपको बताया कि 1885 में AFW सिम्पसन ने हरित लवक की खोज की। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले लवक को क्या नाम दिया? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। तो खोजकर्ता कौन है? सिम्पर। कब की? 1885 में, 1885 में। देखिए हरित लवक की लंबाई की बात करते हैं, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। जो हरित लवक होता है वो 5 से 10 माइक्रो लंबा होता है, 2 से 4 माइक्रो चौड़ा होता है और इसकी मोटाई की अगर बात की जाए तो इसकी मोटाई लगभग 25 से 70 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर का मतलब समझते हो 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके, अब देखिए इसकी संरचना की अगर अपन बात करें तो जो हरित लवक होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसकी संरचना की अपन बात करते हैं। हरित लवक की संरचना, खोजकर्ता कौन थे? सिम्पर। लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर, चौड़ाई होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर, मोटाई कितनी होती है? 25 से 70 माइक्रोमीटर। अब देखिए अब अपन बात करते हैं किसकी? हरित लवक की संरचना की बात करते हैं। तो देखिए हरित लवक की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। हरित लवक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। बाहर की ओर पाए जाने वाली झिल्ली को बाह्य झिल्ली, जबकि अंदर की ओर पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? इसे आंतरिक झिल्ली कहा जाता है, आंतरिक झिल्ली। अब देखिए बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो ये स्पेस है, जो ये जगह है, इसको स्पेस को कहा जाता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या पेरीप्लास्टिडियल अवकाश कहते हैं। ओके,
अब देखिए जो ये आंतरिक झिल्ली है इसके अंदर की ओर दो प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा, या इसे अधात्री भी कहते हैं। देखिए किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, अब देखिए इन्हें अपन कहते हैं, जो ये आपको सिक्के के ढेर नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे अपन कहते हैं ग्रेना। ये ग्रेना आपस में जुड़े हुए होते किसकी सहायता से? पीठिका पटलिका की सहायता से। पीठिका पटलिका या इसे कहते हैं ग्रेना झिल्ली। ओके, इसकी सहायता से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, सिक्के के ढेर नुमा संरचनाएं, इन्हें कहते हैं ग्रेना, और इसके बीच में पदार्थ भरा हुआ होता है, आधारभूत पदार्थ होता है, जिसे अपन कहते हैं स्टोमा। इसे क्या कहा जाता है? स्टोमा कहा जाता है। स्टोमा तरल कोलाइडी है, इसके अंदर डीएनए, आरएनए, 70S प्रकार का राइबोसोम, इसके अलावा प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? अधात्री में या मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, 70S प्रकार का राइबोसोम और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो देखिए जब अपन हरित लवक की संरचना की बात करते हैं तो हरित लवक में दो मुख्य संरचनाएं होती हैं, एक होती है ग्रेना और एक होती है स्ट्रोमा। अब देखिए एक एक की बात करते हैं। पहले मैं आपको ग्रेना की बात बता देती हूँ। ग्रेना देखिए ये सिक्के के ढेर नुमा संरचना होती है ग्रेना, और ग्रेना का जो एक आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारे सिक्के के ढेर नुमा संरचना तो ग्रेना हो गई, और इसमें से एक को बोलते हैं थाइक्लोइड्स। क्या कहा जाता है? थाइकेलॉइड्स कहते हैं। अब ये थाइकेलॉइड्स क्या करते हैं? देखिए ये थाइकेलॉइड्स उपस्थित होते किसके अंदर? ग्रेना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्रेना मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर ये हो गया ना। अब मैं यहाँ से इसे मिटा के और ये बता रही हूँ ग्रेना वाला पार्ट। कौन सा भाग? ग्रेना वाला भाग। ग्रेना ये जो सिक्के की ढेर नुमा संरचना है, इसे कहा जाता है ग्रेना, और इसमें से जो एक ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड कहा जाता है। अब देखिए ये जो थाइलेकोइड है, ये इनके अंदर पाई जाती है छोटी छोटी, इस प्रकार से लगभग 100 क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं, और ये क्वांटासोम अणु क्लोरोफिल की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, क्योंकि देखिए जो क्वांटासोम होता है ना, क्वांटासोम में लगभग 250 क्लोरोफिल अणु होते हैं। लगभग 250 क्लोरोफिल अणु होते हैं, और इसलिए क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इसलिए क्वांटासोम को हरित लवक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके,
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? क्वांटासोम होती है हरित लवक की। क्वांटासोम में लगभग 250 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। इन क्लोरोफिल अणु के क्या करते हैं? ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए ग्रेना में बहुत सारे क्या होते हैं? थाइक्लोइड्स बने हुए होते हैं क्वांटासोम से, और क्वांटासोम बने हुए होते हैं क्लोरोफिल अणु से, और क्लोरोफिल अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते और भोजन का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए देखिए जो हरित लवक है उसे रसोई घर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भोजन का निर्माण होता है। जो ग्रेना वाला पार्ट होता है हरित लवक का, जो ग्रेना वाला पार्ट है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ओके, ये तो क्या हुआ? ये हुआ आपका ग्रेना। अब बात कर लेते हैं स्ट्रोमा की। अब किसकी बात कर लेते हैं? सेकंड नंबर पे आता है अधात्री या स्ट्रोमा। अधात्री या स्ट्रोमा। देखिए ग्रेना के मध्य तरल रूप में उपस्थित पदार्थ को अपन स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसके अलावा इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए डीएनए प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? प्रतिकृतिकरण करता है, प्रतिकृतिकरण करता है। इसलिए देखिए जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो प्रोटीन संश्लेषण करेगा और डीएनए क्या करता है? प्रतिकृतिकरण करता है, द्विगुणन करता है। इसलिए हरित लवक को अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण व प्रतिकृतिकरण भी कर लेता है। अब देखिए जो हरित लवक होता है उसका निर्माण, हरित लवक का निर्माण या हरित लवक की उत्पत्ति पूर्व स्थित हरित लवक से होती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन संश्लेषण भी होता है, प्रतिकृतिकरण भी होता है, तो ये अपनी जैसे हरित लवक का फॉर्मेशन करता रहता है। हरित लवक को कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार का कोशिकांग भी कहते हैं। कोशिका के भीतर पाया जाता है और कोशिका के समान ही है, क्योंकि कोशिका भी अपना क्या करती है? अपने समान कोशिका बनाती है, तो हरित लवक भी अपने समान हरित लवक का फॉर्मेशन करता है। इसलिए हरित लवक को कोशिका के अंदर कोशिका प्रकार का कोशिकांग भी कहते हैं। ओके, ये बात समझ में आई आपको? तो हरित लवक के अंदर दो महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जबकि स्ट्रोमा वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए, अब इनके वर्क की बात कर लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। लवकों के कार्य क्या होते हैं? लवक के कार्य, देखिए ये लवक क्या करते हैं? भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन संग्रहित करने का कार्य करते हैं। हरित लवक में ग्रेना वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, जबकि स्ट्रोमा वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। दो वर्क हो गए। तीसरा वर्क देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है। आपको इस बात का पता है? प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया
की उपस्थिति आवश्यक है, तो हरित लवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है। समझ में आई ये बात। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, हरित लवक के अंदर संपन्न होती है। हरित लवक में प्रेजेंट होता है ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जबकि स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।